Okay, Assalamualaikum. In this lecture, we will cover cell injury. What is cell injury? What are the causes of the cell injury? We will discuss in detail about the causes of the cell injury. Okay, and then what are the types of cell injury? This all will be covered in this lecture. And after that, we will cover the necrosis and apoptosis. And that will be the end of the lecture. Okay, so let's start. Here we go. What is cell injury? So cell injury, as we know, when the normal cell get into adaptations, okay, it will normally adapt when the stress is applied on it. But when the cell cannot adapt anymore, or when the limit of adaptative response exceeds to stimulus is exceeded, कोई भी स्टिमुलस उसे मिल रहा है एक सेल को, अब उसके जो अडेप्टेबल जो उसकी कैपेबिलिटी है उससे एक्सीड कर जाए, सो दैट विल लीड टू सेल इंजरी. ओके, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ द सेल इंजरी को हम क्लासिफाई करें तो हमारे पास दो आते हैं. वन इज जेनेटिक, ओके, वन इज genetic, other one is acquired. So what is the genetic cause of the cell injury? Is maybe the any genetical defect, okay, inborn or single gene defect. Single gene defect हमें पता है sickle cell anemia is most common example. Then multifactorial inheritance disorders हो सकते हैं, cytoplasmic defect भी हो सकते हैं. On the other hand, here we come, हम इन सबको डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे, ठीक है. फिर हमारे पास जो मोस्ट कॉमन कॉज है ऑफ द सेल इंजरी इज द हाइपोक्सिया. ओके, स्कीमिया मुझे यहाँ पे नहीं लिखना चाहिए था क्योंकि स्कीमिया फिर हाइपोक्सिया में आ जाता है. ओके, hypoxia, what is hypoxia? Decrease the oxygen carrying capability or reduce oxygen supply. Ischemia decrease oxygen or decreases the blood supply. And कोई भी फिजिकल एजेंट हो सकता है, ट्रॉमा हो गया, ठीक है, एनी बर्न, कोल्ड, इस तरह की चीजें होंगी. और केमिकल एजेंट्स में हमारे पास क्या हो सकता है, हमारे पास पॉइजन, ड्रग एंड हमारे पास नॉर्मल बॉडी फ्लूइड है पर एक्सेसिव है, सोडियम क्लोराइड एक्सेसिव हो गए. जैसे हमारे पास मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगी. ओके, देन हमारे पास आ जाता है माइक्रोबियल एजेंट. माइक्रोबियल एजेंट्स वही हमारे पास बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोअन्स आ सकते हैं, ठीक है ना. और हायर पैरासाइट्स में हमारे पास आते हैं, हमारे पास वर्म है, राउंड वर्म, रिंग वर्म, हुक वर्म. ओके, न्यूट्रिशनल इंबैलेंस की वजह से हो सकता है, माल न्यूट्रिशन हो सकता है, क्वेश्योर की वजह से हो सकता है, विटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से हो सकता है. एंड लास्ट दैट इज अ ड्रग हमारे पास कोई भी सेडेटिव्स हो गए, डिजॉक्सिन हो गया, उनकी टॉक्सिसिटी की वजह से भी सेल इंजरी हो सकती है. ओके, सो ये हो गया. नाउ वी कम टू द टाइप्स ऑफ सेल इंजरी. सो हम सेल इंजरी को डिवाइड करें तो हमारे पास दो टाइप होते हैं. एक है हमारे पास रिवर्सिबल, अदर वन इज इरिवर्सिबल. रिवर्सिबल वो जिसमें सेल अडेप्ट करता है एंड इट विल देन इट इज एबल टू गेट बैक इनटू नॉर्मल सेल. ओके, बट इन इरिवर्सिबल इन विच द any destruction or disruptive changes occur in the cell cannot be reversible back to the normal cell. Okay, that is irreversible. Proper definition अगर हम देखें, so first is structural and functional changes induced by injury stimuli can revert to normal when removal of same stimuli. समझ में आ गई. स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल चेंजेस आएंगी जो कि किसी इंजरी स्टिमुलाई की वजह से होगा, पर जैसे ही हम इंजरी स्टिमुलाई को रिमूव कर दें इट विल बी रिवर्ट टू नॉर्मल. ओके, एंड व्हाट इज इरिवर्सिबल? इरिवर्सिबल इज structural and functional changes induced by injury stimuli can't revert to normal even by the removal of stimuli. Okay, इसमें structural and functional changes आएंगी जो कि वही इंजरी स्टिमुलाई की वजह से होंगी, बट इट कैन नॉट रिवर्ट बैक टू द नॉर्मल सेल जबकि हम उस स्टिमुलाई को भी रिमूव कर चुके हैं. हमने उस स्टिमुलाई को रिमूव भी कर दिया पर उसके बाद भी वो प्रोग्रेस करेगा एंड इट विल लीड टू इरिवर्सिबल सेल इंजरी. ओके, अब हम वन बाय वन इसके ऑर्गेनेल्स की बात करते हैं कि उनमें क्या क्या चेंजेस आएंगी. फर्स्ट हमारे पास आ जाता है सेल मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन में ब्लैबिंग, ब्लंटिंग एंड डिस्टॉर्शन, that all will be present in reversible, but in irreversible it will be more prominent than reversible. irreversible में वो ज्यादा prominent होंगी reversible से. डिफेक्ट की बात करें, सेकंड इज अ डिफेक्ट की बात करते हैं तब हमारे पास रिवर्सिबल में जो है वो शो करेगा swelling, but over here in irreversible it shows swelling as well as lysis. okay, डिफेक्ट की बात करते हैं तो डिफेक्ट में जो है ना रिवर्सिबल में भी प्रेजेंट है, इरिवर्सिबल में भी, दोनों में प्रेजेंट होगा ऑफ कोर्स. ओके, आफ्टर दैट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करते हैं. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होता है, स्वेलिंग होती है. अब स्वेलिंग किस वजह से होती है, आई विल एक्सप्लेन इट लेटर ऑन. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम shows swelling and in irreversible it shows swelling as well as lysis of the endoplasmic reticulum. Okay, so it will not function properly. After that there comes the ribosome. In reversible it will be dispersed, in irreversible it will be dispersed and destroyed. Okay, and protein synthesis हमारे पास नहीं होगी. लाइसोसोम की बात करते हैं तब हमारे पास क्या होगा, ऑटोफैगी ऑफ ऑर्गेनेली बाय लाइसोसोम. ऑफ कोर्स जो लाइसोसोम हमारे पास एंजाइम रिलीज करवाएगा और एंजाइम रिलीज करवा के ऑर्गेनेलीज की ऑटोफैगी कर लेगा. ओके, एंड ओवर हियर इन इरिवर्सिबल देयर इज द रप्चर ऑफ लाइसोसोम. यहाँ पे रप्चर नहीं हो रहा था पर यहाँ पे लाइसोसोम को रप्चर हो जाएगा एंड ऑटोलाइसिस करवा देगा होल सेल को. ओके, एंड इट विल गेट इनटू सेल इंजरी. सेकंड लास्ट हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की. माइटोकॉन्ड्रिया में भी सेम स्वेलिंग होगी एंड यहाँ पे स्मॉल डेंसिटीज हमारे पास प्रेजेंट होंगी, बट ओवर हियर इन इरिवर्सिबल स्वेलिंग अलॉन्ग विद लार्ज डेंसिटीज. न्यूक्लियस की बात करते हैं, दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट, एमसीक्यूज में भी बार बार ये आता है. दैट इज इन रिवर्सिबल व्हाट हैपेंस, देयर इज अ क्लम्पिंग ऑफ अ न्यूक्लियस एंड chromatin, but in irreversible there is karyolysis, karyohexis and pycnosis.
ये सवाल आ सकता है और ये आता भी है बहुत बार, ये एमसीक्यूज में आ चुका है। ओके, तो ये आपका हो गया। यहाँ पे न्यूक्लियस में क्या हो रहा था, क्लम्पिंग ऑफ न्यूक्लियस एंड क्रोमेटिन, यहाँ पे कैरियोलाइसिस, कैरियोलाइसिस एंड पिक्नोसिस। ओके, अब मैं आपको डायग्राम से ये बताती हूँ। ओके, अब यहाँ पे देखिए आप नॉर्मल तो ये बात समझ लें कि एक हमारे पास जो सेल है ना, उसमें जब भी हमारे पास डिफेक्ट आएगा तो पहली बात हम सेल मेम्ब्रेन की करेंगे, सेकंड बात हम करेंगे न्यूक्लियस की, थर्ड बात हम करेंगे साइटोप्लाज्म की, एंड लास्ट बात हम करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया की, एंड आफ्टर दैट भी बात करेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। तो ये 4-5 बातें हैं जिन पे हम फोकस करते हैं। ये हमारे पास नॉर्मल सेल है, देन व्हेन वी गिव स्ट्रेस टू इट, इट विल गेट इनटू और इट विल एंटर इनटू द रिवर्सिबल इंजरी। रिवर्सिबल इंजरी में हमने क्या क्या डिस्कस किया था कि क्या होगा, फर्स्ट ब्लैबिंग, ब्लंटिंग एंड डिस्टॉर्शन ऑफ द मेम्ब्रेन। ओके, वो हमारे पास यहाँ पे प्रेजेंट होगा। सी, ये देखिए मेम्ब्रेन ब्लैक कर रहा है, ब्लंटिंग है, ये प्रॉपर नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक हो गया रिवर्सिबल। पर हमने कहा था इरिवर्सिबल में भी ये सारी चीजें प्रेजेंट है, बट इट विल बी मोर प्रोमिनेंट। सी, ये देखिए बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है, ठीक है। एक बात ये हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि हमारे पास डिफेक्ट दोनों में प्रेजेंट है, आप देख सकते हैं, ठीक है। इसमें भी डिफेक्ट है, इसमें भी डिफेक्ट है। थर्ड बात हमने कही थी कि एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम है दैट विल बी स्वेल्ड। सी, हियर इज द, ये हमारे पास नॉर्मल है, यहाँ पे स्वेलिंग हो चुकी है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की एज वेल एज माइटोकॉन्ड्रिया की भी हमने बात की थी, ठीक है। पर हमने कहा था कि ओवर हेयर इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन इरिवर्सिबल में हमारे पास स्वेलिंग तो होगी, पर उसके साथ क्या होगा, लाइसिस भी होगी। ये देखिए ये टूट चुकी है, तो स्वेलिंग भी है और एज वेल लाइसिस भी है, वहां पे सिर्फ स्वेलिंग है, ठीक होगी बात। फिर हम करते हैं बात माइटोकॉन्ड्रिया की। माइटोकॉन्ड्रिया की बात में हमने कहा था कि स्वेलिंग होगी एंड स्मॉल डेंसिटीज आर प्रेजेंट। लेकिन ये ब्लैक ब्लैक आपको नजर नहीं आ रहा है, दीज आर द स्मॉल स्वेलिंग दैट आर प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया। ओवर हियर इन इरिवर्सिबल देयर इज अ स्वेलिंग ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया एज वेल एज देयर इज अ लार्ज डेंसिटीज। ये ब्लैक स्पॉट आपको दिख रहा है, ये देखिए यहाँ पे लार्ज एमॉर्फस डेंसिटी इन माइटोकॉन्ड्रिया, सो दे आर द लार्ज डेंसिटीज आर प्रेजेंट ओवर हियर, ठीक है। रट्टा लगाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ये आप इस डायग्राम से आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ये हमने बात कर ली माइटोकॉन्ड्रिया की, ठीक है। यहाँ पे हमने यहाँ पे प्रॉपर जो है लाइसोसोम को तो शो नहीं किया गया, पर यहाँ पे अगर लाइसोसोम को शो करते तो वहां पे क्या होता है, ऑटोफैगी ऑफ ऑर्गेनेली, लाइसोसोम ऑटोफैगी करने लगता है ऑर्गेनेलीज की। पर यहाँ पे जो ऑटोलाइसिस के लिए जो हमारे पास लाइसोसोम है वो खुद क्या हो जाता है, रप्चर हो जाता है। जब वो रप्चर होगा तो वो इंजाइम रिलीज करेगा, एंड इंजाइम रिलीज करके ऑटोफैगी कर लेगा या ऑटोलाइसिस करवा लेगा सेल की, ठीक हो गई बात। और फिर हमने बात की थी राइबोसोम की। राइबोसोम पे कोई बात यहाँ पे तो शो नहीं किया गया, पर राइबोसोम की हमने क्या बात की थी कि यहाँ पे डिस्पर्स्ड होगा, पर यहाँ पे डिस्पर्स एज वेल एज डिस्ट्रॉयड। ओके, आफ्टर दैट हमने बात की थी न्यूक्लियस की। दिस इज द नॉर्मल सेल न्यूक्लियस एंड हियर इट इज द रिवर्सिबल सेल न्यूक्लियस। रिवर्सिबल सेल न्यूक्लियस में क्या है, क्लम्पिंग ऑफ न्यूक्लियस एंड क्रोमेटिन। ये देखिए क्लम्पिंग ऑफ न्यूक्लियस एंड क्रोमेटिन। बट ओवर हियर हमारे पास क्या होगा, कैरियोलाइसिस होगा, कैरियोहेक्सिस होगा और पेक्नोसिस होगा, फ्रेगमेंटेशंस हो जाएंगी। ये देखिए फ्रेगमेंटेशंस हो गई है हमारे पास न्यूक्लियस की, ठीक है। बात समझ में आ गई। अब हम नेक्स्ट करते हैं। अच्छा, ये बिग रॉबिन जो है हमारे पास, बेसिक रॉबिन का जो डायग्राम है, ये देखिए ये नॉर्मल हमारे पास सेल्स हैं किसके, किडनी के। नॉर्मल सेल्स है, नॉर्मल साइज है विद नॉर्मल न्यूक्लियस, ओके। एंड देन हियर इट इज अ रिवर्सिबल सेल इंजरी। यहाँ पे आप देखिए क्या हो गई है, ये सेल आप देख रहे हैं क्यूबाइडल सेल्स, एंड हियर इस सेल्स को आप देखें स्वेल हो चुके हैं, ठीक है। और जो न्यूक्लियस है वो तो प्रेजेंट है, पर यहाँ पे स्वेलिंग हो चुकी है, और जो हमारे पास इसका मेम्ब्रेन है दैट इज ब्लैबिंग एंड ब्लंटिंग इज प्रेजेंट ओवर है। अब ये थर्ड डायग्राम अभी हम देखें तो थर्ड डायग्राम में हमारे पास कोई जो हमारे पास शेप है या मेम्ब्रेन जो है वो यहाँ पे नहीं है, प्रॉपर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास मेम्ब्रेन ब्लंटिंग ब्लैबिंग डिस्टॉर्शन इज प्रेजेंट, ओके। न्यूक्लियस भी अभी आप यहाँ पे देखें तो न्यूक्लियस में क्या है, फ्रेगमेंटेशन हो चुकी है। न्यूक्लियस हमारे पास प्रॉपर प्रेजेंट नहीं है, यहाँ पे फिर भी थी, यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है, ठीक हो गया। और यहाँ पे भी स्वेलिंग है, तो ये एक आपको देखा, ये नॉर्मल सेल, रिवर्सिबल एंड इट कैन नॉट बी रिवर्सिबल, ठीक हो गई बात सही। यहाँ पे लीकेज ऑफ द कंटेंट हो रहा है, ओके। कॉजेस ऑफ द सेल इंजरी को डिटेल में मैंने कहा था डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हमारे पास था हाइपोक्सिया, दैट इज द मेन और कॉमन कॉज ऑफ द सेल इंजरी। हाइपोक्सिया किस वजह से होता है, हाइपोक्सिया हमारे पास डिक्रीज ऑक्सीजन सप्लाई है, ओके। इस्कीमिया की वजह से होता है, डिक्रीज ब्लड सप्लाई। डिक्रीज ब्लड सप्लाई हमारे पास कब होगा, इट ऑकर इन एरिथ्रोस्क्लेरोसिस, ओके। इनएडुकेट ऑक्सीजनेशन, प्रॉपर ऑक्सीजनेशन नहीं हो रही, और उसकी वजह से प्रॉपर ऑक्सीजनेशन हमारे पास कहाँ पे नहीं होती, वन इज प्रॉपर ऑक्सीजनेशन नहीं होती ब्लड की अस्थमा में, ओके, एंड एम्फाइसीमा एंड कार्डियक फेलियर, इनमें हमारे पास प्रॉपर ऑक्सीजनेशन नहीं हो रही होती, ओके। लॉस ऑफ ऑक्सीजन कैरिंग एबिलिटी, अब ये ऑक्सीजन कैरिंग एबिलिटी हीमोग्लोबिन बाइंड करता है ऑक्सीजन के साथ, देन इट सप्लाइज टू द टिश्यू और सेल। जब वो हमारे पास नहीं होगा तो ये किस कंडीशन में होता है, ये हमारे पास होता है एनेमिक कंडीशन में, ओके। एंड सेकेंड इज कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग में। सो दीज आर द कॉजेज ऑफ सेल इंजरी। अब हाइपोक्सिया है, हाइपोक्सिया का मतलब क्या है कि ऑक्सीजन सप्लाई हमारे पास कम है। अगर हम देखें हाइपोक्सिया, ठीक है, इसको हम डिटेल से थोड़ा डिस्कस करते हैं, बिकॉज इट इज द मेन कॉमन कॉज ऑफ सेल इंजरी। हाइपोक्सिया में हमने क्या कहा कि हमारे पास ऑक्सीजन कम है,
जब हमारे पास ऑक्सीजन कम है, ऑक्सीजन कम होने की वजह से क्या नहीं होगा, माइटोकॉन्ड्रियल रिस्पायरेशन नहीं होगा, रिस्पायरेशन ऑक्सीडेशन नहीं होगी, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रियल ऑक्सीडेशन नहीं होगी, देन एटीपी विल नॉट बी फॉर्म्ड और इट विल बी डिक्रीज्ड। ऑक्सीजन कम है, माइटोकॉन्ड्रियल रिस्पायरेशन ऑक्सीडेशन जो है वो कम होगी और उसकी वजह से हमारे पास एटीपी भी कम आएगा। जब हमारे पास एटीपी कम होगा, एटीपी हमारे पास क्या है, कम है, जब हमारे पास एटीपी कम है तब उसकी वजह से जो हमारे पास एटीपी डिपेंडेंट सोडियम पोटेशियम चैनल्स हैं उन पे इफेक्ट पड़ेगा। सोडियम चैनल्स पे जब इफेक्ट पड़ेगा तो उसकी वजह से क्या होगा, क्योंकि ये एनर्जी डिपेंडेंट है, जब एनर्जी नहीं होगी दे विल बी लीक्ड। अब लीक होने की वजह से, डिस्टर्ब होने की वजह से सोडियम हमारे पास क्या करेगा, इनफ्लक्स करेगा और पोटेशियम इफ्लक्स करेगा, एंड पोटेशियम इफ्लक्स करेगा। एज वी नो वेयरएवर सोडियम इनफ्लक्स, सोडियम गोस वाटर फॉलोस। जैसे ही हमारे पास सोडियम अंदर जाएगा तो वाटर भी उसके साथ अंदर जाएगा, सोडियम और वाटर दोनों अंदर जाएंगे, देन इट विल कॉज व्हाट, स्वेलिंग। ठीक है, समझ में आ गई वो बात कि स्वेलिंग किस वजह से हो रही है। एंड देन पोटेशियम इफ्लक्स करेगा, ठीक है। अब हमने क्या कहा कि ऑक्सीजन हमारे पास है, ऑक्सीजन हमारे पास प्रेजेंट है। ऑक्सीजन जब हमारे पास प्रेजेंट है तो वो टीसीए साइकिल में जाएगा, टीसीए साइकिल में एनर्जी प्रोड्यूस, हमारे पास एनएडीपीएच और एफएडीपीएच आएंगे, एफएडीएच और एनएडीएच आएंगे, एनएडीएच एफएडीएच देन एंटर इनटू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाके वो क्या करेंगे, एटीपी फॉर्म करेंगे। ओके, ये हमारे पास नॉर्मल था जब हमारे पास ऑक्सीजन मौजूद है। पर जब हमारे पास ऑक्सीजन मौजूद नहीं होगा, जब हमारे पास ऑक्सीजन मौजूद नहीं होगा तो ग्लाइकोलाइसिस में हमने क्या कहा था, एक एरोबिक है एक एनएरोबिक है। एरोबिक में हमारे पास एटीपी फॉर्म हो रहा था, एनएरोबिक में ऑक्सीजन प्रेजेंट था, बट एनएरोबिक में हमारे पास ऑक्सीजन नहीं था। जब ऑक्सीजन नहीं होगा देन देयर विल बी द नो फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज, बट देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ पायरुवेट की फॉर्मेशन नहीं होगी, बट यहाँ पे लैक्टेट की फॉर्मेशन होगी। लैक्टेट की फॉर्मेशन होगी तो लैक्टेट तो ईटीसी में जाएगा नहीं, प्रोडक्शन करवाएगा नहीं एटीपी की। लैक्टेट फॉर्मेशन ज्यादा होगी और उसकी वजह से क्या होगा, हमारे पास जो पीएच है हमारा, इट विल बी डिक्रीज्ड। जैसे ही पीएच डिक्रीज होगा इट विल कॉज एसिडोसिस। क्या कॉज करेगा, एसिडोसिस, एसिडोसिस कॉज करवाएगा। और एसिडोसिस की वजह से फिर क्या होगा, एसिडोसिस की वजह से डीएनए क्लैंपिंग होगी। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। हाइपोक्सिया का मेन जो क्या था, ऑक्सीजन कम है तो हमारे पास माइटोकॉन्ड्रियल रिस्पायरेशन ऑक्सीडेशन कम होगी, नहीं होगी, ठीक है। और उसकी वजह से एटीपी प्रोडक्शन भी बहुत कम होगी। जब हमारे पास एटीपी नहीं होगा तब सोडियम पोटेशियम एटीपी डिपेंडेंट जो चैनल्स थे वो हमारे पास डिस्टर्ब हो जाएंगे और डिस्टर्ब होने की वजह से वो लीक आउट करेंगे। लीक आउट होने की वजह से एज वी नो सोडियम एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में ज्यादा होता है और पोटेशियम हमारे पास आईसीएम में ज्यादा होता है। सो दे विल गो इन अपोजिट फ्लो। सोडियम इनफ्लक्स करेगा इनटू द सेल एंड पोटेशियम इफ्लक्स करेगा। व्हेनेवर सोडियम, वेयरएवर सोडियम गोस वाटर फॉलोज, ओके, तो इट विल लीड टू स्वेलिंग ऑफ द सेल। फिर हमने बात की कि डीएनए क्लैंपिंग कैसे होती है। डीएनए क्लैंपिंग इस वजह से होती है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो वो टीसीए साइकिल में जाता है, ठीक है, एनएडीएच प्रोडक्शन करवाता है, देन एंटर इनटू ईटीसी, देन इट विल lead to production of ATP. But when oxygen is not present, it will get into formation of lactate, and lactate decreases the pH, and due to decrease of the pH, it will cause acidosis, and acidosis will lead to DNA clamping. ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई, ठीक हो गई बात, सही। एक और चीज है वो मैं बाद में एक्सप्लेन करती हूँ, फर्स्ट वी हैव टू डू दिस। सेकंड थिंग आ जाता है हमारे पास फिजिकल एजेंट्स। फिजिकल एजेंट्स में हमारे पास क्या है, फर्स्ट मैकेनिकल ट्रॉमा, कोई रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स हो गए, ठीक है, आरटीए हो गया, इलेक्ट्रिक शॉक्स है हमारे पास, ओके, रेडिएशंस हैं, एक्सरे, अल्ट्रावायलेट रेज और एक्सट्रीम टेम्परेचर। एक्सट्रीम टेम्परेचर में हमारे पास बर्न भी आ सकता है, कोल्ड भी है, ठीक हो गई। माइक्रोबियल एजेंट्स की बात करें, माइक्रोबियल एजेंट्स वही है बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ, वायरसेस एंड हायर, ठीक है, ये हमारे पास हायर पैरासाइट्स जिनमें आ जाता है रिंग वॉर्म, राउंड वॉर्म, दैट विल ऑल्सो कॉज सेल इंजरी। फिर उसके बाद आ जाते हैं केमिकल एजेंट्स में। केमिकल एजेंट्स में हमारे पास आ जाएगा एसिड्स, अल्कलीज, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम बाइकार्बोनेट, ओके, इस तरह की। ये अगर इनके एक्सेस हो गए ये भी कॉज करवाएंगे क्या, सेल इंजरी। इन्वायरमेंटल एयर पोल्यूटेंट, इन्वायरमेंटल एयर पोल्यूटेंट में हमारे पास क्या आ जाता है, इंसेक्टिसाइड्स हैं, ठीक, और इसमें आ जाता है अल्कोहल, ये इन्वायरमेंटल एयर पोल्यूटेंट में आ जाता है। और इसमें आ जाता है कार्बन डाइऑक्साइड जो पॉइजनिंग है और जो गैस है फैक्ट्रीज में, ठीक हो गए। फिर आ जाता है हमारे पास पॉइजन। पॉइजन की वजह से भी सेल इंजरी हो सकती है, दैट इज आर्सेनिक, मर्करी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट साइनाइड पॉइजनिंग, ओके। ड्रग्स, डिजॉक्सिन, सेडेटिव्स, दैट विल आल्सो कॉज सेल इंजरी। लास्ट हमारे पास आ जाता है नॉर्मल जो बॉडी फ्लूइड होते हैं इन हायर कंसेंट्रेशन। हमारे पास जो नॉर्मल बॉडी फ्लूइड है वो हायर कंसेंट्रेशन में आ जाए, सो इट विल आल्सो लीड टू सेल इंजरी। अब इसमें हमारे पास क्या आ जाता है, इसमें हमारे पास आ जाता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस ऑफ ग्लूकोज एंड NaCl, ओके।
दे विल ऑल्सो कॉज सेल इंजरी। फिफ्थ हमारे पास है इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शंस। इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शंस में एक तो है हमारे पास टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी एंड अदर वन इज ऑटो इम्यून डिजीजेस। टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटीज में आ जाता है हमारे पास एनाफिलेटिक रिएक्शंस है, रैशेज वगैरह। ओके, ऑटो इम्यून डिजीजेस में हमारे पास क्या बहुत सारी चीजें हैं। यहाँ पे हम रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, आर्थराइटिस एंड थायराइडाइटिस और ग्रेव डिजीज। ठीक हो गया। इसके बाद सिक्स्थ हमारे पास पॉइंट है जेनेटिकल। सो जेनेटिकल में फर्स्ट है ग्रॉस डिफेक्ट। ग्रॉस डिफेक्ट हमारे पास हो सकता है क्रोमोसोमल डिफेक्ट दैट इज एसोसिएटेड विद डाउन सिंड्रोम, सिंगल जीन, सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया में क्या था हमारे पास सिंगल जीन डिफेक्ट है ना, वहां पे वैलिन इज रिप्लेस्ड बाय, वैलिन की जगह पे कौन आ गया, ग्लूटामिक आ गया। वैलिन इज रिप्लेस्ड बाय ग्लूटामिक एसिड। एंड देन इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म। अब मेटाबॉलिज्म के इनबॉर्न एरर में पैदाइशी वो, इसमें हमारे पास एक एग्जांपल है जो सेकेंड ईयर बायोकेमिस्ट्री में हमने पढ़ा था, दैट इज G6PD, glucose 6 phosphodehydrogenase enzyme, that is glycogen storage disease, GSD type 1। ठीक है, ये उसमें आ जाता है। न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस की बात करें, न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस में ये है कि किसी चीज की ज्यादा होना वो भी खराब है और किसी चीज का कम होना वो भी खराब है। ठीक है, न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस में हम देखें तो न्यूट्रिशनल एक्सेस हो जाए, जिसमें हमने कहा कि लिपिड्स एक्सेस हो जाए, सो इट विल कॉज एथेरोस्क्लेरोसिस। ओके, और न्यूट्रिशनल हमारे पास कम हो जाए तो उसमें हमारे पास प्रोटीन कैलोरी माल न्यूट्रिशन हो जाएगा, जिसमें एग्जांपल अगर हम देखें तो क्वेश्योर। विटामिन सी की डेफिशिएंसी हो जाए, विटामिन वो न्यूट्रिशन और न्यूट्रिशन में विटामिन भी आते हैं, विटामिन सी की डेफिशिएंसी हो जाए, इट विल लीड टू स्कर्वी। विटामिन डी की हो जाए देन इट विल कॉज रिकेट्स, इन अदर इट विल कॉज ओस्टियोमलेशिया। विटामिन B12 देन मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। ठीक हो गई बात। सो दे ऑल आर द कॉजेज ऑफ सेल इंजरी। अब एक और चीज डिस्कस करेंगे जो कि मैंने आपको कहा था, मेम्ब्रेन की ब्लंटिंग कैसे होती है, दैट एंड डीएनए क्रम्पिंग मैंने आपको बता दिया, लैक्टिक एसिडोसिस की वजह से हो रहा है। ठीक है, और जो हमारे पास लाइसोसोम की ऑटोफैगी हो रही थी वो लाइसोसोमल एंजाइम की वजह से हो रही थी। ठीक हो गया, ये तीन चीजें मैंने आपको डिटेल में बता दी हैं। अब जो नेक्स्ट मैं एक्सप्लेन करूंगी दैट विल बी द मैकेनिज्म ऑफ सेल इंजरी। मेम्ब्रेन डैमेज की बात करते हैं तो हमने कहा था क्या, ऑक्सीजन सप्लाई कम होगा, ऑक्सीजन सप्लाई होगा तो हमारे पास सोडियम पोटेशियम एटीपी जो डिपेंडेंट चैनल्स हैं दैट विल बी डिस्टर्ब, और डिस्टर्ब होने की वजह से जो सोडियम पोटेशियम है उनमें दो चीजें होंगी। ठीक है, अब हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। उसमें मैंने एक बात तो आपको बता दिया कि सोडियम हमारे पास इन्फ्लक्स करेगा, पोटेशियम इफ्लक्स करेगा, पर सोडियम के साथ साथ हमारे पास जो कैल्शियम है दैट विल ऑल्सो एक्यूमुलेट और उसकी भी इन्फ्लक्स होगी। ओके, वैक्यूल्स में एक्यूमुलेट होता जाएगा एंड देन इट विल बी रिलीजेस। जैसे वो ज्यादा होगा इट विल एक्टिवेट फॉस्फोलाइपेज। फॉस्फोलाइपेज को क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा। फॉस्फोलाइपेज के एंजाइम के एक्टिवेशन की वजह से इट विल, फॉस्फोलाइपेज जब भी एक्टिवेट होगा वो क्या करेगा, मेम्ब्रेन्स को ब्रेक करना शुरू कर देगा, ब्रेक membranes, break the membranes, it will break the membranes and result in autophagy। जाहिर सी बात है, जब हमारे पास मेम्ब्रेन को डैमेज करेगा, हर मेम्ब्रेन को ब्रेक करेगा, वैक्यूल्स को ब्रेक करेगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के मेम्ब्रेन को ब्रेक करेगा, इवन जो हमारे पास जो लाइसोसोम है, लाइसोसोम पे एक्ट करेगा और उसके मेम्ब्रेन को भी ब्रेक करेगा। उसके मेम्ब्रेन के ब्रेक होने की वजह से हमारे पास यहाँ से क्या होगा, एंजाइम रिलीज होंगे, हाइड्रोजन पर ऑक्सीडेज एंजाइम हमारे पास रिलीज होंगे एंजाइम, और उन एंजाइम के रिलीज होने की वजह से क्या होगा, ऑटोलाइसिस होगी ऑफ द सेल और ऑटोफैगी। ठीक हो गया, तो ये आपको पता चल गया कि लाइसोसोम कैसे एक्टिवेट होगा, कैसे रिलीज करेगा एंजाइम और कैसे ऑटोफैगी करेगा। कैल्शियम एक्यूमुलेट होगा, ओके, देन एक्टिवेट करेगा फॉस्फोलाइपेज सी को, फॉस्फोलाइपेज सी की वजह से हमारे पास ब्रेक करेगा मेम्ब्रेन फॉस्फोलाइपेज सी एंड इट विल आल्सो ब्रेक द मेम्ब्रेन ऑफ द लाइसोसोम एंड व्हिच कंटेन द सुसाइड एंजाइम्स एंड दैट विल कॉज ऑटोफैगी ऑफ द सेल। ठीक हो गई बात, ये हमने बात कर ली। अब नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम देखें, हमने क्या क्या कहा था, हाइपोक्सिया, हाइपोक्सिया की वजह से हमारे पास क्या है, रिस्पायरेशन नहीं होगी। जब हमारे पास रिस्पायरेशन नहीं होगी तब क्या होगा, एटीपी कम होगा। अब जब एटीपी कम है तो उससे हमारे पास दो चीजें हो रही हैं, एक सोडियम एंड पोटेशियम पंप पे एक्ट करेगा और दूसरा हमारे पास एक्ट करेगा कैल्शियम पंप पे। सोडियम इन्फ्लक्स होगा और पोटेशियम इफ्लक्स होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, सेल स्वेलिंग। ओके, सेल स्वेलिंग, कैल्शियम पंप एक्टिवेट होगा, देन इट विल एक्टिवेट फॉस्फोलाइपेज
फॉस्फोलिपिड्स को एक्टिवेट करेगा और उससे क्या होगा, डैमेज होगा मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन को डैमेज करेगा एंड रिजल्ट इन ऑटोफैगी। ठीक हो गई बात। फिर हमने बात की थी कि डीएनए क्लैंपिंग कैसे होती है। डीएनए क्लैंपिंग लैक्टिक एसिडोसिस की वजह से, लैक्टिक एसिडोसिस की वजह से होती है। तो ये यहाँ पे 3 चीजें, डीएनए के बारे में पता चल गया हमें, ओके, सेल स्वेलिंग के बारे में पता चल गया, एंड लाइसोसोम, हाउ लाइसोसोमल एंजाइम ऑटोलाइज द सेल और हाउ इट ऑटोलाइज द और ऑटोफैगी ऑफ द ऑर्गेनेल्स। ठीक हो गई ये बात, क्लियर है। अब हम आगे चलेंगे मैकेनिज्म ऑफ इंजरी, मैकेनिज्म ऑफ सेल इंजरी। मैकेनिज्म ऑफ सेल इंजरी का कहें तो फर्स्ट हमारे पास क्या है, एटीपी डिप्लीशन। जैसे एटीपी डिप्लीशन होगी या एटीपी सिंथेसिस हमारे पास कम होगी, सो दैट इज द कॉमन इफेक्ट ऑफ सेल इंजरी। सेकंड इज द ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन डिराइव्ड फ्री रेडिकल्स, जो होता है वो डैमेज करते हैं लिपिड को, प्रोटीन को, न्यूक्लिक एसिड को एंड लीड टू सेल इंजरी। थर्ड इज इंक्रीज इन इंट्रासेलुलर कैल्शियम एंड लॉस ऑफ कैल्शियम होम्योस्टेसिस। अब ये कब होगा, इस्कीमिया में, और जो हमारे पास कुछ टॉक्सिन्स होते हैं जो कि कॉज करते हैं इंक्रीज इंट्रासेलुलर कैल्शियम ड्यू टू नेट इन्फ्लक्स ऑफ कैल्शियम एंड रिलीज ऑफ कैल्शियम फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक एंड माइटोकॉन्ड्रिया। अभी हमने बात की थी हाइपोक्सिया की। हाइपोक्सिया उसमें हमारे पास क्या है, इस्कीमिया। इस्कीमिया की वजह से क्या हो रहा होता है, कैल्शियम एक्यूमुलेट होगा, कैल्शियम एक्यूमुलेट होने की वजह से फॉस्फोलिपिड सी एंजाइम रिलीज होगा एंड दैट विल डैमेजेस द सेल। इंटरसेलुलर कैल्शियम लेवल जो है वो इंक्रीज होगा एंड एक्टिवेट करेगा फॉस्फोलिपिड सी एंजाइम को एंड लीड टू सेल इंजरी। ओके, फोर्थ इज डिफेक्टेड मेम्ब्रेन परमेबिलिटी। मेम्ब्रेन परमेबिलिटी की अभी हमने बात की थी कि हमारे पास जो मेम्ब्रेन की जो सिलेक्टिविटी है, कि वो सिलेक्टिव मेम्ब्रेन परमेबिलिटी है, वो डैमेज हो जाएगा। किस वजह से, एटीपी डिप्लीशन की वजह से। एटीपी डिप्लीशन होगा, कैल्शियम हमारे पास इंड्यूस होगा, कैल्शियम इंड्यूस होने की वजह से फॉस्फोलिपिड एंजाइम की एक्टिवेशन होगी और वो क्या करेगा, हमारे पास सारे मेम्ब्रेन की डिस्ट्रक्शन करेगा, मेम्ब्रेन की डिस्ट्रक्शन लाइसोसोमल एंजाइम भी रिलीज करवाएगा। ओके, देन लास्ट इज इरिवर्सिबल माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज। इरिवर्सिबल माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज कब होगा, अल्टीमेटली इन द सेल इट इज कॉज्ड बाय फॉर्मेशन ऑफ चैनल्स इन द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में हमारे पास चैनल्स बनना शुरू हो जाएंगी और वही चैनल जो है माइटोकॉन्ड्रियल परमेबिलिटी ट्रांजिशन कॉज करेंगे और वहां से हमारे पास और ज्यादा इन्फ्लक्स होता जाएगा हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का, और फिर से वही कि हमारे पास एटीपी प्रॉपर बनेगा नहीं और उसकी वजह से माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज होगा। ठीक हो गई बात। तो ये हमारे पास 5 चीजें आ जाती है, एटीपी डिप्लीशन, ऑक्सीजन डिराइव्ड फ्री रेडिकल्स, इंक्रीज इन इंट्रासेलुलर कैल्शियम एंड लॉस ऑफ कैल्शियम होमोस्टेसिस, डिफेक्ट इन मेम्ब्रेन परमेबिलिटी, इरिवर्सिबल माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज। सो दे ऑल आर द मैकेनिज्म ऑफ सेल इंजरी। जैसे आपके पास क्वेश्चन आ जाए, आपने ये सारे 5 के 5 पॉइंट्स लिखने हैं एंड यू विल गेट प्रॉपर फुल नंबर। थैंक यू। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे नेक्रोसिस को। ओके, थैंक यू।